मित्रों नमस्कार। मित्रों, मेरा ये चैनल शर्मा पीपल फोरम, ये वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल है। इसमें आम लोगों से, जनसाधारण लोगों से, पब्लिक के यानी पीपल्स के संबंधित बातों पे वार्ता करने की कोशिश की जाती है। तो आज मैं जिस चीज़ के लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें आज के देश के हालात कि चारों तरफ राजनीतिक जमात वाले लोग जो हैं सत्ता पाने की उसमें लगे हुए हैं, तो इलेक्शन के मोड में है, तो उसी पे क्यों ना बात की जाए। हम लोग जो है गणतंत्र में हैं, हमारा देश जो है गणतंत्र का गणतंत्र में क्या होता है, गण मानी पब्लिक और तंत्र मानी निजाम, व्यवस्था, सरकार। तो गण के द्वारा चुनी हुई सरकार गणतंत्र है। तो ये तो हर प्रजातंत्र में होता है कि प्रजा के द्वारा चुनी हुई सरकार, लेकिन गणतंत्र एक खास तरह का प्रजातंत्र है, मतलब एक स्पेशल उसमें क्वालिटी है। वो ये है कि गणतंत्र में वार्ड मेंबर से लेके राष्ट्रपति तक का चुनाव होता है, और वो लोग जो चुने हुए लोग हैं वो अपने जिनने उन्होंने चुना है, यानी गण ने चुना है, पब्लिक ने चुना है, उनके लिए प्रति वो जिम्मेदार होते हैं। दूसरे गणतंत्र ये नहीं है कि चुन दिया तो पूरा पावर चुने हुए लोगों के हाथ में चला गया। लिखित संविधान होता है ऐसी व्यवस्था में, और संविधान में जो चेक्स बैलेंस वाली, यानी जो शक्ति का संतुलन सरकार का होता है, वो उसका विधान भी होता है। तो अभी अलग बात है, जैसे जैसे एमएलए एमपी का सीधा चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव उस तरह से सीधा नहीं होता। उसका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें जो एमएलए एमपी हम लोग चुनते हैं वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, लेकिन उसमें भी प्रतिनिधित्व पब्लिक का ही होता है। कि वैसे तो एक आदमी का एक वोट होता है, संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए एक वोटर अलग अलग वोट डालते हैं वो, और अपने उसके में किसी सूबे का डालने वाला एमएलए कम वोट की उसकी गिनती होती है, उसकी वोट की वैल्यू कम की होती है, कहीं की बहुत ज़्यादा होती है। उसका मतलब ही यही है कि वो जो है पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। उन्हें हमारे वोट को, जहाँ हम लोग ज़्यादा लोग वोट देते हैं अपने एमएलए के लिए, तो उसके वोट ज़्यादा इसीलिए होते हैं कि वो हमारा उसमें प्रतिनिधित्व होता है। तो गणतंत्र में जो मैंने अभी बताया आपको कि गणतंत्र में एक खास बात ये है कि आप वो सरकार को फ्री हैंड नहीं छोड़ते, मतलब उनके वो कानून के हिसाब से उन्हें चलना होता है। और वो जो सरकार में जो शामिल होते हैं, जब उनकी सरकार बनती है या वो जो एमएलए एमपी बनते हैं, तो एक शपथ लेते हैं। वो एक कानून की शपथ होती है, उस कानून के हिसाब से उन्हें चलना होता है कि मैं विधि के स्थापित व्यवस्था के अनुसार कार्य करूँगा। तो वो जो विधि की जो अब व्यवस्था है वो एक कानून है, वो संविधान है। तो संविधान के अनुसार ही आपको काम चलाना है, काम करना है। और संविधान की एक खासी बात, संविधान की भी एक विशेषता ये है कि संविधान भी पब्लिक के द्वारा ही बनाया हुआ है। अरे हम नहीं थे तो हमारे पूर्वज, हमसे पहले के लोग थे जिस समय संविधान बना था, तो उनके द्वारा चुने हुए लोगों ने संविधान बनाया था। पूरे देश के सब वर्ग के लोग थे, और बहुत काबिल बड़े सब उस ज़माने के मतलब माने हुए जो मतलब कानून के जानने वाले, हर क्षेत्र में जिनका नाम था, वो लोग, ऐसे लोग, उन्होंने संविधान को बनाया था। खैर, अब संविधान में अब आज क्या है, जैसे अब हम लोग चूँकि आज तो अब सीधा चुनाव करते हैं, जो हम लोग चुनाव करने का, हमें वोट का जो अधिकार मिला हुआ है वो भी संविधान से ही मिला हुआ है, और हर एक आदमी के एक वोट होता है। तो इस तरह के जो समस्या है या जो इलेक्शन का वो का नाम, ये राजनीतिक माहौल है, उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लोग, जैसे हम सब लोग हैं, 80-85% से ऊपर ही लोग हैं जिन्हें के गढ़ की कैटेगरी में आते हैं। जो लोग चुनते हैं 10-15% तो उन लोगों को आप छोड़ दीजिए, जैसे जो कॉरपोरेट के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस वाले लोग हैं,
मीडिया को भी आप जोड़ लेंगे, फोर्थ स्टेट है, उसको भी आप आम गण में न मानिए। वोट डालते हैं वो अलग बात है, लेकिन उनकी गिनती आम वोटर के हिसाब से नहीं हो सकती। तो 80-85% में जो लोग, जिन लोगों का झुकाव ज़्यादा जिस तरफ हो गया, जिस दल की तरफ या जिस नेता की तरफ, उसकी सरकारें बन जाती हैं। और सवाल इस बात का है कि वो उनको, जिनमें जो 80-85% उनमें ज़्यादा का झुकाव जिसने अपनी तरफ कर लिया, क्योंकि प्रजातंत्र में या गणतंत्र में तो अक्सरियत का खेल होता है, मेजॉरिटी का खेल होता है, बहुमत का खेल होता है। अब यहीं पे यही आता है कि चुनते हम लोग हैं। एक अजीब सी व्यवस्था बनती जा रही है कि जो लोग चुनते हैं 80-85% के बगैर तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो बहुमत है तो ज़्यादा लोग जहाँ हैं उनमें से ही तो चुनेंगे। 10-15% लोग बचे, उनमें से वोट कुछ डालते भी हैं, कुछ ना भी डालते हैं, तो उनके वोटों से इतना असर नहीं पड़ेगा। वोट का असर तो इस आम पब्लिक का, जो गरीब है, जो किसान है, मजदूर है, और जो रेडी और खोमचे वाले लोग हैं, कहने मतलब जो आम तरह से किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, खेती में काम करते हैं, खेती में मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो लोगों का वोट है। वोट सरकार तो उनके वोट से बनती है, वो जिधर को झुक जाते हैं। अब उनसे वो प्रभाव डाल के इस तरह का माहौल पैदा कर लेते हैं कि अपनी तरफ झुका लेते हैं। अब उनके झुकाने में इसी पे ही आज फोकस होना चाहिए कि वो किस तरह से झुक जाते हैं आप, और किस तरह से आपकी पावर क्या है, आपको कितना बड़ा अधिकार है। आप चूँकि सीधे सीधे मालिक हैं, आपके द्वारा बनी हुई सरकार ही है, आपके वोट से वो चुने गए हैं। आप उनके प्रति, वो आपके प्रति क्या कर पाते हैं, क्या उनकी सोच है। इसके लिए अभी वो लंबे टाइम की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 साल का पीरियड ही बहुत रहा है, और उसी हिसाब से उसमें दो जो मुख्य पार्टियां हैं, जो दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उनके ही शासन रहा है। पिछले 10 साल पहले 2004 से 2014 तक कांग्रेस के मनमोहन सरकार रही। उसके बाद 2014 से अब तक लगभग 10 साल होने जा रहा है, तो इनकी मोदी जी की सरकार है। पहले कांग्रेस की सरकार चल रही थी। मोदी जी की सरकार को ही माना जाए, बल्कि बीजेपी की सरकार, एक देखा जाए तो ये बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार न मान के मोदी जी की सरकार मानी जाए, क्योंकि इस सरकार में कहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये जैसे किसी पार्टी की जिम्मेदारी होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। हर मेंबर जो है, हर मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में अपने काम के लिए जिम्मेदार होता है, जवाबदेह होता है। लेकिन इस तरह का चीज़ नज़र नहीं आती इस समय मोदी की सरकार में। आप देख रहे हैं इनके सीनियर मोस्ट जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और उनके वो कई बार वहाँ पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, आप उनके ही बारे में देख लीजिए, क्या वो किसी तरह का उनका डिसीजन है डिफेंस में कि वो कह सकते हैं कि कहाँ से कौन सा औजार लिया जाए, किस कीमत पे लिया जाए, कौन से देश से लिया जाए। ये सब चीज़ तो प्राइम मिनिस्टर ही तय करते हैं। रेलवे में किसी ट्रेन को झंडी तक प्राइम मिनिस्टर दिखाते हैं, वही तय करते हैं कि कौन सा क्या चलेगा। किसी भी विभाग में कहीं पर भी नहीं है, एक वन मैन शो है। वो अपना कहते भी हैं कि मैं सब पे भारी हूँ। अब इसमें थोड़ी सी जोड़ दी, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है कि मोदी जी, बीजेपी में मोदी जी ही क्यों को बनाया गया। अरे ये बड़े मज़े की बात थी कि जिस मनमोहन सरकार कितना गजब से चल रही थी, उसको आप जो है हटाएंगे, और इस तरह से थोड़ी है। और उस समय तो कांग्रेस का बड़ा बोलबाला था, 14 सूबों में उनकी सरकार थी, और इनकी केंद्र में भी गजब बहुत अच्छी तरह से सरकार चल रही थी। तो मोदी जी, वो इस समय इनका जो कांग्रेस, उनका बीजेपी वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे जून 13 में का नाम गोवा में, उसमें ये बातें आई कि कौन लीड करेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन प्रचार करेगा, किन के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, किसके कौन चेहरा बनाया जाएगा। उसमें हालांकि और लोग भी थे, जैसे बहुत सीनियर मोस्ट इनके अडवाणी जी थे, सुषमा स्वराज वगैरह, इन लोगों ने सबने थोड़ा बहुत अपना रखा था। लेकिन बात यहीं पे आई कि इन्हें पैसा कौन दे, मतलब आखिर को पैसा होगा सरकार के खिलाफ, मतलब सरकार इलेक्शन बनाने में पूरे देश को मतलब जो ये जनमत है उसको प्रभावित करने के लिए। तो दो बातों पे वहाँ पे ध्यान दिया जाए कि इनको किस तरह से कौन कर पाएगा। तो एक तो पैसे की ज़रूरत थी, तो पैसे में तो मोदी जी से अच्छा कौन बढ़ता। वो 10, 12, 13 साल से वहाँ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और पैसा गुजरातियों पे था ही। को जो देश के ऊपर 20-25 जो टॉप के रईस लोग हैं, जिनके पास पैसा वर्थ है,
वो सब गुजरात के हैं। तो पैसे की तो बात, और मोदी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, इनके अच्छे संबंध थे। अडानी से तो उनके जग जाहिर संबंध थे ही, क्योंकि उनका जो हेलीकॉप्टर और वो सब का नाम आपका जहाज़ वगैरह, ये सब इनका ओपीली चला रहे थे। 1.5 साल तो उन्होंने इस्तेमाल किया कि लगभग 300 की लगभग मीटिंगें हुई थी 13-14 में। पूरा जब तक गवर्नमेंट बनी तब तक उनके हाथ में रहा। फिर दूसरा पैसा भी उन्होंने बहुत बहाया था। उस समय की ADR, और जो ADR एक संस्था होती है इलेक्शन के बारे में जो पता लगाती है, उस समय का उनका ADR वगैरह का जो इलेक्शन बैच होते हैं, इन सब लोगों का एक आकलन था कि कांग्रेस से इन्होंने 4 गुना ज़्यादा खर्च किया था। तो पैसे की भी बात आई। दूसरे, इतनी अच्छी सरकार को हटाया कैसे जाएगा, जिसके नए नए कीर्तिमान रख रहे थे, जिनका बड़ा नाम था विश्व में। मनमोहन सरकार की बड़ी बहुत गजब की प्रगति और बड़ा उन्होंने प्रगति करी थी, तो उसको हटाया कैसे जाए। तो इसमें यही था कि इसके लिए तो सब जो बहुत बढ़िया करके प्लान तरीके से झूठ बोला जाए। अब झूठ बोलने के लिए तो किसी ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो महारत है, जो जानता हो, और हर आदमी झूठ उतना बोलेगा भी नहीं। आखिर को एक हद होती है किसी चीज़ की। तो इसमें तो सबसे उपयुक्त मोदी जी ही मालूम पड़े, और मोदी जी ने इस चीज़ की अंडरटेकिंग की कि मतलब हम करेंगे कोशिश अपने हिसाब से, हम पूरा ही कोई बात रखेंगे नहीं, से सब झूठे बोलेंगे हर बात पे और प्रभावित करेंगे जनमत के लिए। और उसका असर भी हुआ। लेकिन यहाँ पे वो वसीम बरेलवी की शेर आ जाती है कि वो बोल रहा था झूठ इस करीने से, मैं एतवार करता नहीं तो और क्या करता। तो इस तरह से सरकार उस समय उन्होंने प्रभाव। अब थोड़ा सा ये देखा जाए कि इनका झूठ था, झूठ क्यों था इन्होंने जो प्रचारित किया था पूरी पब्लिक के सामने कि कांग्रेस की सरकार बढ़िया नहीं है, ये देश गरीब कर रहे हैं, और मतलब महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी भी है, पैसे की कीमत घट रही है डॉलर के मुकाबले में, और बहुत बड़ा काला धन है। इस तरह की बातें प्रचारित करी थी। अब इनका झूठ, अरे इनका झूठ तो कहीं ना कहीं आप इसको सब्सटेंटिएट करेंगे, मतलब उसको आप बताएंगे, खोलेंगे, उदाहरणपूर्व दिखाएंगे, पूरी एक पिक्चर खोल के रखेंगे तभी तो पता लगेगा। अब इसमें थोड़े से यही देख लीजिए, जैसे उन्होंने कहा था मनमोहन सरकार जो है उस ज़माने में GDP कम थी, सरकार की आमदनी कम थी, और सरकार अब देश को बहुत नीचे ले जा रही थी, गरीबी में ले जा रही थी। अब इसकी इसी बात पे देख ली जाए, इन्होंने जो मनमोहन जी को 2004 में सरकार मिली थी, उस ज़माने में यहाँ की इकोनॉमी या GDP 36 लाख करोड़ रुपए की थी। लेकिन जो इन्होंने सरकार सौंपी मोदी जी को सन 14 में, तो 156 लाख करोड़ की इकोनॉमी हो गई थी। लंबा फ़र्क है, 36 से 156 लाख आने में बड़ा वो लगता है। तो उसके अलावा जो इन्हें मिला, जो इनके पास जो जिस समय 2004 में आए तो विश्व की 12वीं अर्थव्यवस्था थी, 12वें नंबर पे थे। 2005 में ये 10 पे लाए, 2007 में 7वें नंबर पे लाए विश्व में, और 2011 में विश्व की 3री अर्थव्यवस्था थी, जापान को पीछे छोड़ा था। ये एक रिकॉर्ड है, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन्होंने कहा, और वो सही भी था, उनकी मतलब बहुत नौकरियों का, प्रोडक्शन का, जो GDP बढ़ाने में काम करते हैं, नौकरी भी सही सलामत थी, और बड़ा अच्छा चल रहा था। एक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस है वो भी नहीं था। 222 को इंडिया उस समय, भारत जो है एक्सपोर्ट कर रहा था, 221 आइटम को ले रहा था, इंपोर्ट कर रहा था। अब क्या पोजीशन है? अभी ये 2014 में आए तो इन्हें 1 लाख, वही 156 लाख की इनकी इकोनॉमी बनी। वो जरूर अब वो करीबन उस अब ट्रिलियन में इसको देखा जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे से ट्रिलियन चलता है, और डॉलर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो डॉलर से इकोनॉमी की तुलना की जाती है, जोड़ी जाती है, देखी जाती है। तो उस समय 2 से कुछ ज़्यादा था, 2.39। तो ये इस अर्थव्यवस्था थी। अब 3.5 के करीब, 3.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। तो इस तरह से लगभग 120 लाख करोड़ की फ़र्क है, मतलब बढ़ोतरी हो गई है। तो वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव भी नहीं है। पूछो क्यों बढ़ा है? अरे और देश में जिसकी आबादी 140 करोड़ हो, जिसकी देश की आबादी हो, तो वहाँ तो जाओ, और
इतना सब चल रहा हो तो फिर भाई थोड़ी बहुत तो बढ़ ही जाएगी। लेकिन निगेटिव किस सेंस में है? निगेटिव इस सेंस में है ना तो का नाम रोजगार बढ़ रहे हैं, ना फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, सरकारी फैक्ट्रियां बिक गई हैं, खूब बिक गया, बड़ा बड़ा रोड का नाम आपका रोड का भी, रेल का भी, हवाई जहाज़ों का भी, पोर्ट का भी, ज़मीन का खुदान का भी, कोर सेक्टर का, सब कुछ सौंपा प्राइवेट हाथ में जा रहा है। और प्राइवेट में भी ये भी नहीं है कि वहाँ थोड़ा सा कहीं कंपटीशन हो, एक आदमी के लिए दिया जा रहा है। तो कहाँ से, अरे जो बढ़ने वाले यही तो साधन होते हैं। अरे आप उसमें क्या है, प्रोडक्शन हो जाता है और नौकरियाँ के कमाई करे, यही तो जीडीपी से बनती है, यही तो आमदनी होती है। अब ये तो सब बहुत ही नीचे चला गया, लाखों नौकरियाँ ख़त्म हो गई, बैंक मर्ज हो गए, बैंक डूब रहे हैं। और का नाम ये आपका BSNL MTNL में कम 2 लाख तो इसी में नौकरियाँ थी, वो सब ख़त्म कर दिया। और वो प्राइवेट में सीधे सीधे ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये तो जियो के प्रधानमंत्री। ये कहीं विश्व में नज़र नहीं आता, लेकिन वो यहाँ हो रहा है। अब इनकी अर्थव्यवस्था में कितना हुई है तो वजह से हमने बताया इतना बढ़ा तो, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था पॉजिटिव नहीं थी। इनने पैसे की कोई, देश ने आमदनी की कोई नया साधन नहीं हुआ जिससे ये बढ़ी। वो तो इसलिए बढ़ी, अरे जहाँ आबादी होगी, हाँ नहीं वो और इससे भी ज़्यादा पॉइंट जो है इन पे, उस समय देश पे कर्ज जो जिसमें मनमोहन सरकार हटी थी 14 में, तो 100 खाली 55 करोड़ लोन था सरकार पे, 55 लाख करोड़ का लोन था। आज इन पे 176 लाख करोड़ का लोन हो गया है, तो करीबन 121 लाख करोड़ रुपया के लगभग बढ़ गया। तो वो 1.5 ट्रिलियन के लगभग बनता है ये जाके। अब जो कहीं से भी सरकार कर्ज लेती है तो वो कर्ज वो सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है, वो जीडीपी में जाता है। तो सीधी सीधी बात है, वो तो इतना कर्ज ही इन्होंने ले लिया, जितनी जीडीपी बढ़ी है उतना तो कर्ज ही इन पर बढ़ गया, तो वो तो उसमें आएगा। दूसरे थोड़ी बहुत जीडीपी इस तरह से भी बढ़ती है कि ज़्यादा आबादी है तो उसके लिए ज़्यादा सामान चाहिए, ये अलग बात है। यहाँ ना बने, करवा बाहर से बनेगा तो वो तो इसमें नहीं आएगा। तो मतलब अब चूँकि ज़्यादा लोग होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन उस तरह का है नहीं। आपने MSME जो छोटी फैक्ट्रियाँ हैं वो ज़्यादातर बंद हो गई हैं, स्टार्टअप वाले बंद हो गए हैं, इनमें सब में छटनी हो रही है, नौकरियाँ कम हो रही हैं, तो आमदनी तो घट रही है। अब चूँकि वहाँ पब्लिक ज़्यादा है तो डिमांड होगी तो महंगाई बढ़ेगी, तो नेगेटिव पॉइंट है। दूसरे कुछ तो आबादी के हिसाब से बढ़ती है, जैसे आप इसको अन्यथा या किसी हंसी के उसमें ना ले जाएं, ये बल्कि बड़ा वैसा पॉइंट है, लॉजिकल है और सही भी है। ज़्यादा आबादी है तो उसमें बीमार भी पड़ेंगे लोग, बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास भी जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पैसा लेगा, इलाज करेगा, तो डॉक्टर की आमदनी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, अपने आप जीडीपी बढ़ गई। तो इस तरह से इनकी जो जीडीपी बढ़ी है वो सब नकारात्मक है, उसमें कोई वो नहीं है। खैर, अब थोड़ी सी अब जैसे दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि हाँ वो जो है इस सरकार पे, वही सरकार कुछ नहीं करी है, बड़ा काला धन है इनके लोगों के पास और वो बाहर विदेशों में जमा है, हम उस पैसे को लाएंगे। हालांकि बहुत पुरानी बात पड़ गई है, लेकिन इसको ज़रा कायदे से इसको कहने का मतलब ये है कि आप उसको देखिए इन्होंने किस तरह से कहा था। मोदी जी ने कहा था कि इतना काला धन है, उस काला धन ले आएंगे और हम लाएंगे तो कम से कम एक परिवार के लिए 15-15 लाख रुपए के लगभग आपको मिल सकता है या मिलेगा। बताइए कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा राजनीतिक झूठ। तो इससे बड़ा स्कैम क्या होगा? पब्लिक को आप झूठ बोल के उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो अपना जनमत अपने फेवर में कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ। तो यही बात आई कि अब उसमें उसकी हकीकत क्या थी, ना तो कोई एक पैसा आया, ना ये कभी देख पाए, इन्होंने देखा तक नहीं। बल्कि अब तो बैंक वहाँ की रुपया था, वहाँ की रिपोर्ट जो बैंक वालों की आ रही हैं, जैसे कई आते हैं पैनामा पेपर्स है और भी किसी तरह के वहाँ के बैंक की तरह से ही रिपोर्ट्स मिलती हैं, तो उससे दोगुना हो गया। जिस समय मनमोहन सरकार थी उससे लगभग दोगुना काला धन है वहाँ बैंकों में जमा है।
तो कितनी बड़ा झूठ उसमें भी निकला। दूसरे इन्होंने कहा कि नौकरियों का नाम बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अब उस समय की बेरोज़गारी आज की बेरोज़गारी में देखिए, लाखों 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 सरकारी नौकरी बंद हो गई। BSNL का जैसे बताया 2 लाख तो वहीं चला गया। बैंकों में जाने कितना बंद हो गया। कितनी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ सरकारी थी, नया तो इन्होंने एक भी खोली नहीं है। ये पहली सरकार है जिसने कोई भी PSU नहीं खुला है। तो वो आप बेच रहे हैं। आप सब चीज़ों पे अब मान लो जो आप उनको चाहे रेलवे दे रहे हैं, चाहे रोड दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, उनमें सरकारी नौकरियां तो वो तो ख़त्म हो जाएंगी। प्राइवेट तो आदमी अपने हिसाब से काम कराएगा, उस पर कोई जिम्मेदारी नौकरी की तो है नहीं, उसे तो अपनी कमाने की जिम्मेदारी है। तो नौकरियां भी लाखों लाखों कम हो गई। तो और फिर दूसरे इनने एक कितना बड़ा झूठ बोला था कि हर बार हमारी जनमत को प्रभावित करने के लिए भी तो कुछ, आम पब्लिक तो भोली पब्लिक है बेचारी, वो तो कहाँ तक समझेगी। उन्होंने कहा 2 करोड़। अब बताइए कहाँ से 2 करोड़ आप जो है, जो पूरी केंद्र सरकार की पूरी की जो है उसमें जो जितनी नौकरियां दी जा सकती हैं, जितनी वैकेंसीज हैं, जितनी पोस्ट हैं, वो 1 करोड़ से कम है। अब बताइए 1 करोड़ से कम है, वो आप 2 करोड़ हर साल देने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता था। ऐसे ही वो काले धन वाली बात थी। 15 लाख कहाँ से दे देंगे। उस समय 156 लाख करोड़ के लगभग आपका पूरी GDP थी। अब 15 लाख के हिसाब से पूरे अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो 25 करोड़ का 25 करोड़ों की अगर परिवार 25 करोड़ों की गिनती मान ली जाए, यानी 25 करोड़ परिवार मान लिए जाए, तो 375 लाख करोड़ चाहिए। कहाँ 156 लाख की GDP का नाम GDP और 175 लाख 375 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। कितना बड़ा झूठ। अब ये झूठ इसलिए बताए जा रहे हैं कि जिस पॉइंट पे इन्हें सरकार मिली थी झूठ बोलने पे, ये खरे उतर रहे थे वहाँ पे, और इन्होंने जनमत को प्रभावित कर दिया। और कितनी गजब की सरकार चल रही थी, जो नए नए कीर्तिमान रख रही थी, जो विश्व जिनको कहता था विश्व के नेता, इनकी तरह प्रायोजित नहीं था कि यहीं के लोगों को वहाँ मजबा जोड़ा दिया और मोदी और नमो नमो ये सब विदेशों में वो तो कह ही देंगे, आप कराएंगे तो अपने लोग तो कह ही देंगे, लेकिन वहाँ पे कम्प्लीमेंट कभी इन्हें किसी को भी उनका नाम ये सब बातें। अब और एक चीज़ जैसे इन्होंने महंगाई की भी बात कही। महंगाई को आप देख लीजिए, महंगाई में उस समय डीजल और पेट्रोल इसी सब की कीमत की बात चल रही थी। अब कितना विरोधाभासी पॉइंट है कि उनके ज़माने में 2011 में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय पेट्रोलियम की इतनी क्रूड ऑयल की इतनी बड़ी कीमत हो गई थी कि 119 रुपये मतलब $119 प्रति बैरल तक की कीमत हो गई थी। जो मनमोहन सरकार में, उस मोदी जी की सरकार में आते आते एक बार $27 प्रति बैरल हो गई थी। कितने कहाँ 119 कहाँ 27, लेकिन कीमत दुगनी। अब उन्होंने अब ये कह रहे हैं महंगाई इसको थोड़ी कही इन्होंने, तो महंगाई इन्होंने तो बढ़ाई है। इन्हें तो 32 लाख करोड़ रुपया जिस तरह का जो निकलता है, डेटा निकल के आते हैं, अरे वो तो आज के ज़माने में तो आप गूगल खोज ही दीजिए तो उसमें तो आपको निकल आएगा, कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 32 लाख करोड़ रुपया तो उन्होंने इसी पे कमा लिया, खाली तेल पे ही। अब उन्होंने कीमत घटाने के लिए, महंगाई रोकने के लिए मनमोहन सरकार ने क्या किया था, उन्होंने कहा कि भाई कंपनियों ने कहा, जो तेल बेचने वाली कंपनियां थी, उन्होंने कहा कि पैसे की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ज़्यादा है, हम आपके रेट जिस तरह से आप कह रहे हैं उस तरह पे नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने बॉन्ड का इंतजाम कर दिया। 1.3 लाख करोड़ का, माने 1,30,000 करोड़ का वो बॉन्ड भरा था कंपनियों को, तो कीमत घटी थी। हालांकि वो तो इस सरकार ने आके दिया, वो तो कोई भी सरकार आएगी तो देगी। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे साफ जाहिर हो रहा है कि इन्होंने किस तरह से झूठ बोला और किस तरह से वो कर लिया। अब चूंकि ये सब मैंने पहले बताया कि गणतंत्र में संविधान के अनुसार से चलना है, तो थोड़ी सी संवैधानिक मान्यताओं पे देख लिया जाए कि उस मान्यताओं के अनुसार कितनी सही उतर रही हैं। उसमें बहुत कई पॉइंट्स हैं, बड़े की पॉइंट्स हैं। मतलब जो प्रियम्बल में, जो प्रस्तावना में, जो कि उसका मूल मंत्र है, जो उसका रेशनल है, उसकी जिसके ऊपर चलना ही है, पिवटल पॉइंट है उनके कारण संविधान के। जैसे उसमें एक है धर्मनिरपेक्षता भी है, हालांकि वो बाद में जोड़ी गई थी, लेकिन वो कांग्रेस सरकार नहीं जोड़ी थी, इंदिरा गांधी ने जोड़वाई थी। और यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के बारे में खुद ही देख लीजिए, 80-20 का तो क्लियर पॉइंट चलता है, उस पर ही इनकी सरकारें बनती हैं, उसी पे ये सरकार चलाते हैं।
है नहीं। दो बड़े धर्म हैं यहाँ पे, एक हिंदू है एक मुसलमान। किस तरह से चल रहा है सबको पता है, सब देख रहे हैं। दूसरे, सरकार को ये उसमें लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार किसी तरफ रिलेटिविटी, मतलब उस तरफ से सापेक्षता न रखे, मतलब उससे किसी धर्म से उसका दुराव नहीं होना चाहिए, किसी से लगाव नहीं होना चाहिए। अरे नेता खुद पर्सनल अपना करें, वो करते रहें। जैसे गांधी जी कितने बड़े वैष्णव थे, लेकिन उनसे बड़ा कितने बड़े सेकुलर थे कि वो लियाकत बंधु जो खिलाफत मूवमेंट वाले को विश्व नाम में उनका आता, उन्होंने लियाकत अली ने कहा था कि गांधी जी तो एक ऐसे नेता हैं, इनकी बात को मानना तो मैं हुजूर के बाद, अपने पैगंबर के बाद में इनकी बात मानना अपना फ़र्ज़ मानता हूँ। तो इससे बड़ा क्या होगा मतलब सेकुलर होने का। खैर, अब ये इसमें भाईचारा का लिखा हुआ, फ्रेटर्निटी का भी है, उसको आप चलाएंगे उसके अनुसार ही देश चलेगा। अब ये तो खुद ही आप देख लीजिए भाईचारा कितना निभ रहा है। यहाँ तो अगर जैसे पंजाब में है तो सिखों को हिंदुओं से लड़ाया जा रहा है, यहाँ पे मुसलमान हिंदुओं को किया जा रहा है, अगड़ों को तगड़ों, मतलब जो अगड़े हैं जनरल वाले, उन ओबीसी से उनका अलग कर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद अपने को कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। बताइए, ये संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से सरकारें चलाई जा रही हैं। अब आप इधर उधर देखिए, उत्तर का ना पूर्वोत्तर में चले जाइए तो वहाँ क्रिश्चियन हिंदुओं में है, कश्मीर में मुसलमान और हिंदुओं की खाई बढ़ ही रही है का वो। अच्छा, और वहाँ पर भी जहाँ जैसे मणिपुर कभी का था तो वहाँ कबीलों में बांट दिया जाएगा। तो इस तरह से संवैधानिक मूल्यों की क्या हो रहा है, क्या होता क्या है। दूसरे एक समाजवाद का भी है कि आप समाजवाद के हिसाब से सरकार को लाएंगे। समाजवाद का मतलब है हर एक किसी का बराबर, मतलब यानी जो पीछे वाले भी लोग हैं, समाज का बात का मतलब ये होता है कि उनको भी आप बराबर में लाएंगे, कोशिश करेंगे उनका भी विकास हो। तो यहाँ तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना विकास हो रहा है गरीब का, और समाजवाद लाने की तो बात है, गरीब होता जा रहा है। जो का नाम ऊपर वाले कारपोरेट वाले हैं वो विश्व के नंबर पे पहुँच रहे हैं। अडानी जी को, जैसे इन्होंने अडानी ने इनके लिए अपना वो खोला था का नाम अपना खजाना, तो आज इन्होंने खजाना अडानी जी को भी खोल दिया है। तो सबको विदित है, पूरे विश्व को पता है। और गरीब तो गरीब होता चला जा रहा है। ये तो सब ही आते हैं गरीबी रेखा से नीचे, वो तो ज़रूरत नहीं होती तो ये अब इनको गेहूं देने और उन सबके देने की ज़रूरत क्या पड़ती थी कि आखिर वो भी नहीं होता तो फिर भूखों, तब भी इंडेक्स, हैंगर इंडेक्स में बहुत नीचे जा रहे हैं। एक इंडेक्स नहीं, किसी डेवलपमेंट के लिए, किसी देश के लिए जितने भी इंडेक्स हैं तो उसमें मनमोहन सरकार, मतलब कांग्रेस सरकार में हमसे अच्छे पॉइंट्स पे कम लोग थे, हम ऊपर थे। अब आज के ज़माने में हमसे अच्छे वाले ज़्यादा हैं, हम उनसे नीचे हैं। हर इंडेक्स को, वो इंडेक्स के नाम थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा, सब इंडेक्स नीचे जा रहे हैं। मुझे ये उन्होंने कहा कि जैसे ये कहा था डेमोक्रेसी की मदर है हमारे यहाँ, डेमोक्रेसी में बहुत नीचे चले गए। उसका इंडेक्स तो सैकड़ों पे नीचे आ गया था, पहले 30 था शायद, अब तो 121 इस तरह का कुछ है। बहरहाल एकदम मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो काफ़ी सैकड़ों पॉइंट में नीचे आ चुका है कि डेमोक्रेटिक नॉर्म है ही कहाँ है। अब डेमोक्रेसी के हिसाब से क्या हो रहा है, अरे जो संविधान के हिसाब से ही नहीं चल रहे हैं, जो संविधान के मूल मंत्र हैं उन्हीं के साथ आप धोखा चल रहे हैं कर रहे हैं, तो कैसे सरकार का क्या होगा। अच्छा, सवाल इस अब थोड़ी सी एक बार कूटनीति की ओर कर ली जाए। अभी बड़ा इनका नाम है कि विश्व में बड़ा नाम रख दिया है मोदी ने कि इस तरह का नेता कभी हुआ नहीं है। अगर कायदे से एनालिसिस करें, आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें और एक थोड़ा सा बिल्कुल ही अनवाइस होके अगर आप देखें तो मोदी जी से पूरा विश्व फायदा उठा रहा है। कहीं पर भी एक वल्नरेबल शब्द होता है, जैसे इलेक्शन में होता है वल्नरेबल बूथ होते हैं जहाँ पे जो प्रभाविशाली लोग होते हैं वो अपने हिसाब से वोट डलवा लेते हैं। मोदी जी से इनकी चापलूसी करके इनके पास बैठाल के किसी तरह से काम निकाला जा सकता है, और हर देश ने इनसे काम निकाला है। कहीं हिंदुस्तान के लिए फ़ायदेमंद ये साबित नहीं हुए हैं। अब जहाँ तक वे अपने चेहरा चमकाने वाली बात है तो वो तो आप अपने लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, वो तो करा दीजिए। चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे आज का राष्ट्रपति हो, चाहे बिडेन हो, चाहे कहीं का भी हो,
किसी ने भी पीछे भी जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनकी एक भी तारीफ नहीं करी है। अरे ये अलग बात है, कांगो का प्रेसिडेंट इनके पैर छू लेता है तो वो समझदारी नहीं मानी है। प्रोटोकॉल के भी तो खिलाफ है। एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को पब्लिकली इस तरह से नहीं करना चाहिए, प्रोटोकॉल नहीं है। अरे देश की गरिमा होती है। खैर उसे भी अब तो बेची बातें हैं, वो कह देंगे संस्कार में आता है। तो कूटनीति में तो ये तो बेचारे हैं, वनरेबल हैं। है क्या वजह, क्या है इनकी, थोड़ी सी वैल्यू क्या है। वो इंडिया का जो बताते हैं कि अरे मेरे करोड़ों बाहें हैं, मेरे देश की लाल किला पे खड़े होकर कहते हैं। तो वही जो बाज़ार है यहाँ पे, जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी है, तो आबादी है तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। यहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है नहीं। प्रोडक्शन अगर होता तब फिर ये बाहों की कीमत थी। अगर कोई बनती अपने यहाँ पे तो नौकरियाँ मिलती, लोगों की खुशहाली होती, देश भी खुशहाल होता। और वहाँ तो दूसरे की चीज़ों से ही तो काम चलाना पड़ेगा, तो इससे बड़ा बाज़ार कौन मिलेगा। तो उसके लिए मोदी जी से तो चाहे वो किसी पर भी किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, जो भी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष या सरकार का मुखिया है, वो इनको जिस तरह से भी इनको मीठी करके इनको वहाँ पे सम्मान जरूर दिया जाए, इनके पर्सनली तौर पे भी दिया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, कभी मीडिया के मंच पे किसी नेता ने भी इनकी कोई तारीफ नहीं करी है, क्योंकि अरे थोड़ी बहुत पढ़े लिखे होने के नाते इसका वो नहीं। अब खैर बहुत लंबा वीडियो होने जा रहा है। आखिर सवाल इस बात का है कि ये पब्लिक को पता क्यों नहीं चल पा रहा है, पब्लिक इतनी बहकावे में क्यों आ रही है। एक बार सरकार बना दी, चलो कोई बात नहीं, दोबारा सरकार को रिपीट कर दिया, दोबारा भाई फिर तैयार हैं अपनी सरकार बनाने के, और वो वायदा भी कर रहे हैं मंच से। वहाँ पे का नाम जो 15 अगस्त के भाषण में कह रहे हैं, जो कि इस तरह की बातें नहीं कही जाती वह राजनीतिक वहाँ हर चीज़ का एक पॉइंट होता है। मरसिया कहीं पढ़ी जाती है, गज़ल कहीं पढ़ी जाती है, तो उस सबके माहौल या मौसम होता है। खैर वो जैसा भी है, उन्होंने उनकी अपनी समझ की बात है वो कि हम फिर भी वापस आ जाएंगे। तो ये हुआ कैसे। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बड़ी पेचीदगियाँ हैं। नेता लोग जैसे इन पे का नाम जादू दिखाते हैं इसका, जैसे इन्होंने बता दिया कि हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़ती जा रही है, जबकि असलियत ये है कि उस समय जो उनकी सरकार थी, मनमोहन सरकार की, तो विश्व में 3% की हमारी थी, यानी विश्व की जितनी टोटल अर्थव्यवस्था थी उसके 3% में हम आते, अब 1.5% में हम आते हैं, उसकी आधी रह गई। तो ये तो सब अब ये कह रहे हैं कि हम तीसरी बनने जा रहे हैं। अरे वो सब अब ये तो तीसरी बनने, अगर तीसरी बनने में तो हमारी समझ में तो बहुत टाइम लगेगा। तीसरी थी उन्होंने 2011 में कर दी थी, है नहीं, उसको बुला दिया गया। तो उसका सबसे बड़ी बात है जो मीडिया है, फोर्थ स्टेट है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी होती है ये देखने की कि उनमें काबिल लोग होते हैं, सब होशियार ही होते हैं। आम पब्लिक नहीं समझ सकती है नेताओं की चालाकी, वही झूठ, इस करीने से झूठ बोला जाए कि ये तो आर ही करना पड़ेगा। तो फिर इसमें मीडिया भी, दुनिया अगर घूम रही है पैसे में, तो फिर मीडिया को भी इससे बड़ा मौका कौन सा मिलेगा। और बहुत बढ़िया करके मीडिया का पेट भरा गया है। इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गई, जितनी इस तरह के एस्टीमेट आ रहे हैं कि जितनी पैसा इन्होंने हम लोगों पे नहीं गरीबों पे जो खर्च कर रहे हैं, जो वेलफेयर के नाम पे जो पैसा दे देते हैं, पेंशन दे देते हैं, और ये सब का नाम जो खर्च हो रही है पब्लिक में आमतौर से डायरेक्ट ट्रांसफ़र में जितना भी पैसा किसी चीज़ों में आ जाता है, उससे कम बजट नहीं है मीडिया का, मीडिया उससे ज़्यादा ले रही है। तो फिर बताइए कहाँ तक चलेगा। खैर बहुत लंबा वीडियो होना जा रहा है। अभी एक थोड़ा सा स्कैम वाला पॉइंट रह गया। इन्होंने स्कैम पे सरकार को फंसा था, तो स्कैम में उस समय वो 2G का और वो कोल घोटाले वाली जो बात थी, जो उसकी जांच हुई, तो 2G में तो ये आया कि उन्होंने कहा कि इसकी बिड में कम लोगों को दिया, तो उसमें बिड ही नहीं हुई थी। उसमें तो ये जो आएगा जो पहले पाएगा, तो वो भी वहीं के वहीं रुक गया। अच्छा, कोल वाले का तो उसमें तो CBI ने क्लोजर रिपोर्ट ही लगाई थी, और जो उस समय के जो वही जो उनके BR राय जो थे CAG, उन पे तो बाद में मुकदमा तक चला, मतलब उनके झूठ के लिए। और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, लिख के दिया और कहा कि वो सब झूठ था, मैंने किसी बहकावे में किसी तरह से वो गलत बातें उसमें एक किताब में भी उन्होंने लिखा था।
तो उसमें भी बात झूठ ही पाई गई थी। और आज तो स्कैन का क्या कहना है, अकेले अडानी पे 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। अब उसमें आयुष्मान कार्ड में देख लीजिए, एक एक कार्ड पे 10-10 7.5 लाख लोगों का पेमेंट निकलता है। एक एक कार्ड पे 3-1.5 लाख लोगों का निकलता है एक कार्ड पे, एक का नाम, जबकि एक कार्ड का एक ही वो होना चाहिए, का नाम मोबाइल नंबर, वो उन्होंने बना दिया। अब वो नंबर भी सबको पता है वो है, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाए। चलो साहब, फिर दूसरे वीडियो में बात करने की कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।